नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल टीचर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए सीटेट 2020 पेडागोजी पार्ट 5। हमने इससे पहले पार्ट 4 आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। उसको जाके देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हैं। आपको यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो भी पेडागोजी करवाए जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, वो सभी एग्ज़ामों में हेल्पफुल होंगे। जैसे कि सीटेट होंगे, बीटेट, यूपीटेट, DSSB, KVS एंड ऑल स्टेटेट। जैसे कि जेटेट अभी आने वाले हैं, बीटेट अभी आने वाले हैं, उसकी तैयारी हो रही है। तो उसकी तैयारी टाइम टू टाइम हमारे चैनल पर करवाई जाएंगी, स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को। सबसे पहले आप स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। नोट्स के लिए 7634993536 नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स इस नंबर पे आपको मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। विविध पृष्ठभूमि के बालकों को शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य है। विविध पृष्ठभूमि के बालकों को शिक्षा प्रदान करने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए, अवसर की समता प्रदान करना। ऑप्शन बी, अपनी स्थिति में सुधार कर सके। ऑप्शन सी, मुख्य धारा से समायोजित करने के लिए। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। विविध पृष्ठभूमि के बालकों को शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य। यहाँ विविध पृष्ठभूमि के बालकों का मतलब ये होता है, विविध पृष्ठभूमि के बालकों का मतलब ये होता है कि अलग तरीके से बालक जो हम हमारे समाज से थोड़े अलग हैं, उन बालकों में हमारे समाज में जो एंटर कर रहे हैं, जो समायोजन कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है। बालकों को शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, अवसर की समता प्रदान करना। हाँ, विविध पृष्ठभूमि वाले NCF 2005 कहता है कि विविध पृष्ठभूमि वाले बालकों को समता का अधिकार के साथ साथ हमारे साथ रहने के, पढ़ने के, उसके साथ जीवन बिताने के अधिकार प्राप्त हैं। तभी विविध पृष्ठभूमि के बालक इस समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। तो आपका पहला ऑप्शन राइट है। अपनी स्थिति में सुधार कर सके। विविध पृष्ठभूमि वाले बालक बहुत पिछड़े होते हैं, अत्यंत पिछड़े। जैसे कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इस तरीके से जो बालक आते हैं, उस जाति के लिए बालक के यहाँ पे अपनी स्थिति में सुधार कर सके। वो कैसे कर पाएंगे अपनी स्थिति में सुधार। वो अपनी स्थिति में सुधार शिक्षा के द्वारा ही कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम के द्वारा ही कर सकते हैं। यहाँ अपनी स्थिति के सुधार का तात्पर्य यह है कि अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपनी सोच, अपनी क्षमता को विकसित एजुकेशन के सहारे ही कर सकते हैं। ऑप्शन बी दोनों सही है। मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ भी आपको दो ऑप्शन सही लगे वहाँ आपका 100% टोटल सही होंगे। क्योंकि एक से ज़्यादा क्वेश्चन ऑप्शन अगर सही होते हैं तो लगभग चारों ऑप्शन डी उपयुक्त सही होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। मुख्य धारा से समायोजित करने के लिए, हाँ, विविध पृष्ठभूमि वाले जो अत्यंत पिछड़े होते हैं, पिछड़े बालक हमारे मुख्य धारा से जुड़ने के लिए शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य भी मुख्य धारा से समायोजित करना, मुख्य धारा से वो हमारे समाज से जुड़ पाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विविध पृष्ठभूमि में आए बालकों का स्तर सुधार सकता है कौन। शिक्षा द्वारा। ऑप्शन बी, आर्थिक मदद से। ऑप्शन सी, प्रोत्साहन द्वारा। ऑप्शन डी, सुविधा देकर। अपना आंसर लगाइए। चलिए इसका देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। विविध पृष्ठभूमि से आए बालकों का स्तर सुधारा जा सकता है। मैंने फिर से कहा, विविध पृष्ठभूमि से जो पिछड़े वर्ग से जो बालक आते हैं, ST SC शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति जो जिसको हम बोलते हैं, उनकी सोच सब क्षमता को विकसित करना ही शिक्षा का मेन लक्ष्य है विविध पृष्ठभूमि बालकों के संदर्भ में। तो यहाँ कह सकते हैं कि उनके बालकों का स्तर किस तरीके से सुधारा जा सकता है। शिक्षा द्वारा सुधारा जा सकता है, अपना राइट आंसर लगाए। आर्थिक मदद द्वारा सुधारा जा सकता है। अगर आप किसी को आर्थिक मदद देते हैं तो वो कुछ ही पल में उनकी मदद खत्म हो जाएगी और उनकी सोच वहीं की वहीं रह जाएगी। सुविधा देकर आप सभी बालकों को सरकार द्वारा या फिर कोई गांव की निजी क्षेत्रों द्वारा किसी बालक को हम
दे सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं कि हम सभी को सुधार कर सकते हैं। प्रोत्साहन द्वारा, जैसे कि छात्रवृत्ति, बुक वगैरह सब स्कूल में होते हैं, उसके द्वारा तो ये सभी देकर हो सकते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? शिक्षा द्वारा। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, विविध पृष्ठभूमि वाले बालकों का स्तर सुधारा जा सकता है किसके द्वारा? शिक्षा द्वारा सुधार। यहाँ पे ऑप्शन होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी है नहीं, प्रोत्साहन नहीं दे पाएंगे सभी बच्चे को, सुविधा सभी बच्चों को हम दे नहीं पाएंगे। आर्थिक मदद क्या? हाँ, अपने खुद में सोचे एज ए टीचर। मैंने कहा जब भी पेडागोजी आप सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे पहले एज ए टीचर मानना। आप खुद को टीचर मानेंगे तभी आपकी पेडागोजी सॉल्व हो पाएंगी। तो क्या आप सभी बच्चे को प्रोत्साहन दे पाएंगे? क्या आप सभी बच्चे को आर्थिक सुविधा दे पाएंगे? तो नहीं, इतना संभव नहीं हो सकता। तो इसके हिसाब से मेरे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षा द्वारा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रमुख समस्या है। जो अनुसूचित जनजाति के छात्र होते हैं उनकी प्रमुख समस्या क्या है? ऑप्शन ए, जनजातियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार कम होना। ऑप्शन बी, अज्ञानता। ऑप्शन सी, गरीबी होना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रमुख समस्या। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का प्रमुख समस्या पूछा गया है, तो प्रमुख समस्या क्या है? आप अपने खुद में सोच सकते हैं। अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार कम होना। हाँ, अनुसूचित आपने अपने गांव मोहल्ले अपने पड़ोस में देखेंगे, क्योंकि उनकी गरीबी रेखा है। सबसे पहले तो वो गरीब होते हैं, उनके माता पिता के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतने बेहतर नहीं होते, उनको दो वक्त की रोटी बेहतर नहीं मिल पाती है, तो उनको शिक्षा व्यवस्था बेहतर कैसे मिल पाएंगी? पहला ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। हाँ, जनजातियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत कम होता है, क्योंकि कम उम्र के बालक वहाँ पे काम करने चले जाते हैं रोजी रोटी के लिए, उसकी प्रचार प्रसार नहीं होता शिक्षा का। दूसरा, अज्ञानता। उनके माता पिता लगभग अज्ञानता से जूझते हैं उनकी, तो उनके जनरेशन आने वाले उसके बच्चे भी अज्ञानता से जूझते हैं। ऑप्शन सी, गरीबी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो गरीबी से जूझते हैं। तीनों, शिक्षा का छात्रों में प्रमुख समस्या होता है। ऑप्शन जहाँ एक से अधिक हो तो इसका मतलब क्लियरली वहाँ मेंशन होती है, उसका मेंशन होता है 99.99% की उपयुक्त डी। अगर दो से ज़्यादा क्वेश्चन, एक से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सही लगे तो वहाँ आपको आंख बंद करके उपयुक्त डी मार देना है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त डी, क्योंकि छात्रों की प्रमुख समस्या सभी ऑप्शन, चारों ऑप्शन द्वारा सही बताए गए हैं। तो मैंने आपको कहा, मैं आपको पेडागोजी करवा रहा हूँ तो पेडागोजी आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊँगा, हर चीज़ को बारीकी से हम समझने की कोशिश करेंगे। आप खुद को अब समझें एज ए टीचर। जब भी पेडागोजी सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। पहले जो हम आपको पेडागोजी करवा रहे हैं, सी टेट, बी टेट, यूपी टेट, जे टेट, हर सभी ऑल स्टेट टेट के लिए आपको मैं जितने भी पेडागोजी करवा रहा हूँ वो कभी भी आप नहीं भूलेंगे। आपको सबसे पहले मैंने आप जो 5वां पार्ट है आप इसको अच्छी तरीके से देखें, और उसके बाद मेरे डिस्क्रिप्शन में सभी पार्ट के दिए गए हैं लिंक, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आप कभी इस चीज़ को नहीं भूल पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जातियों के छात्रों की प्रमुख समस्या क्या है? ऑप्शन ए, उनकी मानसिक स्थिति भिन्न होती है। ऑप्शन डी, समायोजन की समस्या होती है। ऑप्शन सी, वे सुरक्षा से ग्रसित होते हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए अपना क्वेश्चन लगाइए, अपना आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुसूचित जातियों के छात्रों की प्रमुख समस्या उनकी मानसिक स्थिति भिन्न होती है। मैंने पहले कहा उनकी मानसिक स्थिति भिन्न होती है। आम लोगों से समायोजन करने में उसको थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो आम लोगों की ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। उनके माता पिता के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर नहीं होती, उनके गरीबी के कारण उनकी सोच क्षमताओं में विकसित नहीं हो पाती। उनकी मानसिक स्थिति आम लोगों से थोड़ी भिन्न होती है। दूसरा ऑप्शन, समायोजन की समस्या होती है। मैंने अभी कहा कि अनुसूचित जनजाति के लोग समायोजन की समस्या होती है, क्योंकि वो लोअर पृष्ठभूमि से आते हैं। अलग तरीके से उनकी रहने सहने का स्तर है, जो सामान्य नॉर्मल लाइफ हो उसे जीने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पे वो समायोजन कर नहीं सकते, क्योंकि उनमें शिक्षा की अभाव होती है, वो गरीबी होती है, निर्धनता के कारण ऐसी
समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी, वे असुरक्षा से ग्रसित रहते हैं। हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अनुसूचित जातियों के बच्चे असुरक्षा से ग्रसित होते हैं। कैसे? जब वे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर उसको पहले, अभी तो मेरे ख्याल से अभी तो सरकार ने उसको कानून बना के दे दिया, एनसीएफ 2009 भी कहती है, आरटीआई भी उनके लिए आ गई है। उसके बाद क्या कहते हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी उन्हीं के लिए बनाया गया है, स्पेशल उन लोगों के लिए बनाया। वे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। जैसे एजुकेशन होने के बाद उनको जॉब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि कुछ बड़े तबके के लोग जो होते हैं हम समाज में नौकरी, जैसे नौकरी, उसके बाद क्या कहते हैं, ज़्यादा पैसा देके वो नौकरी ले लेते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई के बारे में असुरक्षा होती है, वो वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करते। लेकिन सरकार ने कुछ मामले में पारदर्शी लाई है। सरकार का ये मत है कि मैं पारदर्शी के तौर पे सभी वर्गों की जिम्मेदारी लेता हूँ और सभी वर्गों को समान रूप से जीने के, जॉब करने के, पढ़ने के, लिखने के अवसर प्रदान करता हूँ। तो मैंने पहले भी कहा, एक से ऑप्शन ज़्यादा बेहतर सही हो तो इसका मतलब उपयुक्त डी, यहाँ पे उपयुक्त डी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक को अनुसूचित जातियों के छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन ए, उसे मानसिक सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन बी, उसकी शिक्षा विशेष रूप से केंद्रित करे। ऑप्शन सी, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अपना आंसर लगाइए। चलिए आंसर देख लेते हैं। एक शिक्षक को अनुसूचित जातियों के छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? कैसा व्यवहार करना है? सबसे पहले आप ये खुद को शिक्षक माने, तभी आप इस पेडागोजी को सॉल्व करें। आपको एग्ज़ाम में 1 मार्क्स भी नहीं कटेंगे, 30 में से 30 मार्क्स आपको मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप पहले करें तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप लेक्चर वीडियो देखने के लिए चैनल के प्ले लिस्ट में जाके लेक्चर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसे मानसिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। हाँ, उसे मानसिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। आप एक शिक्षक होने के नाते अनुसूचित जातियों को एक मानसिक सुरक्षा प्रदान करें। उनको ये हमेशा स्कूल अपनी कक्षा में ये बताते रहें कि आपकी जो एजुकेशन है वो आपके लिए बेहतर हो सकती है, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर हो सकती है, आपकी पूरी कास्ट के लिए बेहतर हो सकती है। उसे मानसिक सुरक्षा, उसे मोटिवेट करते रहना, उसे डीमोटिवेट नहीं करना। क्योंकि अगर वो एक स्टूडेंट भी डीमोटिवेट हो जाते हैं तो उनके आधार पे बहुत सारे, उनकी कम्युनिटी के बहुत सारे, उनकी कास्ट के बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे। सही है। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। उसकी शिक्षा विशेष रूप से केंद्रित करें। हाँ, अपने कक्ष में उसे विशेष रूप से शिक्षा दे सकते हैं। पहले ऐसा था कि छोटे तबके के लोग, यानी विकलांग लोग, छोटे गरीब लोग, उनकी शिक्षा अलग होती थी। पर एनसीएफ 2005 का कहना है कि आप समावेशी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उन्हें, किसी बच्चे को अगर कमज़ोर है पढ़ने में, उससे पढ़ने में कठिनाई हो रही, तो उसे विशेष रूप से शिक्षा दे सकते हैं, पर अलग नहीं कर सकते। समावेशी शिक्षा कक्षा से उसे अलग नहीं कर सकते। आपको ये याद रखना है कि विशेष रूप से बच्चे को अलग पढ़ा सकते पर कक्षा से अलग नहीं कर सकते। आप ये टैग वर्ड पॉजिटिव याद रख ले। ऑप्शन सी है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। उनकी बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, क्योंकि उनकी जो पृष्ठभूमि होता है बहुत गरीबी की पृष्ठभूमि होती है, उनकी स्थिति दयनीय हालत में होती है, तो उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। हालांकि ये एक टीचर को नहीं करनी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कॉपी कलम, एक टीचर होने के नाते उससे आप दे सकते हैं और सरकार भी उनके लिए कार्यरत है। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 से ज़्यादा सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के परिवार में किन सुविधाओं की कमी पाई जाती है? किन सुविधाओं की कमी पाई जाती है? ऑप्शन ए वस्त्र, ऑप्शन डी भोजन, ऑप्शन सी आश्रय, उपयुक्त सभी। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के परिवार में किन सुविधाओं की कमी पाई जाती है? ऑप्शन ए, उसके परिवार में, जाहिर सी बात है, उनके परिवार गरीबी से जूझते हैं, उनके परिवार दुखी होती है, उनके परिवारों में हालात बेहतर नहीं होते, आम जीवन से बेहतर उनके हालात नहीं होते। तो सीधी बात है, उनको वस्त्र से जूझना पड़ता है, वस्त्र की कमी पाई जाती है, भोजन की कमी पाई जाती है, आश्रय यानी कि रहने की कमी पाई जाती है, उनके घर भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसका राइट आंसर है उपयुक्त डी, इसका मतलब उपयुक्त डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षक को किसका अध्ययन करना चाहिए? ऑप्शन ए सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन बी बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन सी प्राकृतिक विज्ञान, ऑप्शन डी शिक्षा विज्ञान। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने बीएड, डीएलएड, बीटीसी जो भी आपने किए होंगे, एमएड वगैरह सब में आपको 1000 बार रट्टा मरवाया होगा, पढ़ाया गया होगा, सॉरी रट्टा नहीं पढ़ाया गया होगा। तो आप इस क्वेश्चन का इजी से आंसर दे सकते हैं। चलिए अपना आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहते हैं एक बार देख लेते हैं। बालक के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को विकास अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान का नहीं, सामाजिक विज्ञान का नहीं कर सकते, प्राकृतिक विज्ञान का ये भी नहीं, प्राकृतिक विज्ञान का हम नहीं कर सकते क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल हो गया। शिक्षा विज्ञान का, शिक्षा विज्ञान है ही जो पहले अध्ययन करेंगे नहीं। बाल मनोविज्ञान का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड शिक्षा साथ पेडागोजी जो अभी कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का, बाल मनोविज्ञान का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसीलिए बालों ये कई बार सीटेड, ऑल स्टेटेड में, सुपर टेट में, केवीएस, DSSB में हर जगह ये बहुत बार पूछे गए। स्पेशल सीटेट में तो मेरे ख्याल से कम 7-8 बार पूछे गए होंगे। शिक्षक को बाल विकास से कौन से अध्ययन करना चाहिए? बालक के समझने के लिए कौन सा अध्ययन करना चाहिए? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक के सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? बालक के सामाजिकता का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए समाज मिति विधि द्वारा, ऑप्शन बी साक्षात्कार विधि द्वारा, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक विधि द्वारा, ऑप्शन डी उपचारात्मक विधि द्वारा। चलिए अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। बालक के सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा दिया जा सकता है? बालक पे सामाजिकता का परीक्षण, बालक समाज में किस तरीके से मेल खा रहे हैं उस विधि के द्वारा पड़ता है। बालक समाज में किस तरीके से समायोजन कर रहे हैं, बालक समाज को अलग नहीं हो रहे, बालक समाज का एक हिस्सा है कि बालक समाज में किस तरीके से समायोजन कर रहे हैं। तो लगाते हैं समाज मिति विधि द्वारा। हाँ, बालक जब समाज के द्वारा करते हैं तो समाज विधि द्वारा। साक्षात्कार द्वारा, हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट क्या है? प्रयोगात्मक द्वारा, ये नहीं हो सकता। उपचारात्मक द्वारा, ये भी नहीं हो सकता। साक्षात्कार मतलब एजुकेशन द्वारा आप समाज में सुधार ला सकते हैं, समाज में समायोजन कर सकते हैं, ये विधि हो सकते हैं। आपको 2 विधि इंपॉर्टेंट बताए गए, इनमें से 2 विधि को आप सही मान सकते हैं। लेकिन आप जो तुलनात्मक, क्योंकि 2 विधि हो नहीं सकते, होंगे तो एक ही विधि, या तो सभी होंगे या तो एक होंगे। आपको इन दोनों में तुलना करनी, सबसे मोस्ट कौन है, सबसे बेहतर कौन है? तो सबसे बेहतर इसमें सामाजिकता की बात है, तो यहाँ पे सामाजिकता के सामाजिक विधि द्वारा कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी फ्रीमैन, ऑप्शन सी हार्वर्ड, ऑप्शन डी स्किनर। चलिए अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं। मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यह कथन किसका है? हार्वर्ड का है। ठीक है, आपको याद कैसे रखना, हार्वर्ड के मनुष्य जो कुछ बनता है उसका वातावरण का प्रभाव पड़ता है। हार्वर्ड ने क्या कहा था? वातावरण का प्रभाव करता है, मनुष्य पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। किसने कहा था? हार्वर्ड ने कहा था। बस इतना याद रखना, ये बहुत बार पूछ जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए। ऑप्शन ए अनुसूचित जाति के छात्रों को, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को, पिछड़ी पृष्ठभूमि से आए छात्रों को, ऑप्शन डी सभी को समान। चलिए अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए। आप एक अध्यापक हैं, आप कक्षा में किसको महत्व देंगे? आप स्कूल में बैठ के, स्कूल में जब कक्षा लेते हैं, क्लास ले रहे हैं, आप किसको महत्व देंगे? अनुसूचित जाति के छात्रों को महत्व देंगे। हाँ, अगर महत्व नहीं देंगे तो ये अपने आप को वैल्यूबल नहीं पाएंगे। अगर आपकी सहानुभूति नहीं मिलेगी एक स्टूडेंट को, पिछड़े बालक को, तो वो स्कूल से निकल जाएंगे। स्कूल रोजाना उसकी जाना संभव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सेम, अगर अनुसूचित जाति को करेंगे तो अनुसूचित जनजाति को भी वही करेंगे। पिछड़ी पृष्ठभूमि से आए छात्रों को भी उसी तरीके से हम महत्व देंगे। अगर महत्व नहीं देंगे तो ये भी विद्यालय से
भाग निकलेंगे, विद्यालय इनके लिए बेहतर नहीं होंगे। तो सभी को यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, सभी को समान अधिकार देना, किसी को अलग से स्पेशल नहीं दे सकेंगे, देना है तो सभी को देना है। नॉर्मल विद्यार्थी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े पृष्ठभूमि, ये सामान्य वर्ग के लोगों के लिए सभी को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए और समान महत्व दे सकेंगे, क्योंकि ये एनसीएफ 2005 ये कहती है कि आप सभी विद्यार्थियों को समायोजित करके समान अधिकार दें और समान तरीके से पढ़ाएं। समायोजन ही विद्यार्थी का जीवन है, एनसीएफ 2005 कहती है। अगर आपको समझना है तो आप 7634993536 नंबर पे व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। आपको बिना नोट्स के तैयारी हो ही नहीं पाएंगी, असंभव लगती है, क्योंकि अभी के दौर में आप कोई भी बुक खरीदने जाएंगे तो लगभग आपको 5 बुक खरीदनी पड़ेंगी। आपको अगर कोई बुक बुक 5 खरीदनी पड़ेंगी। आप 5 बुक में, हालांकि एक बुक में सब कुछ मिल जाएंगे, लेकिन इस डिटेल अगर पढ़ना चाहेंगे तो 5 बुक खरीदने पड़ेंगे, उसके बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाते हैं। अगर आप एक भी बुक खरीदते हैं उसमें भी कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएंगे और लंबी लंबी कहानियाँ लिखी रहती है, आपको समझ नहीं आती। मैंने उन सभी 15-20 किताबों, लगभग हाँ 15 से 16 किताबों को लगभग मैंने निचोड़ करके निकाला है, उनको जो एक नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को आप पढ़ें और आपका 100% एग्ज़ाम निकलेगा। 100% की गारंटी है मेरे नोट्स में। चलिए अगला देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा सभी को समान अधिकार देंगे। एनसीएफ कहता है सभी को समान अधिकार देना, बस ये आपको याद रखना, हर क्वेश्चन में यही लगेगा कि समान अधिकार देना सभी को। समावेशी शिक्षा का अभिप्राय क्या है, मतलब समावेशी शिक्षा के बारे में आप क्या जानते हैं, आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, इतनी सारी क्वेश्चन है। अभिप्राय का बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे समझ क्वेश्चन हो जाते हैं। ऑप्शन ए केवल विकलांग बालकों की सामान्य शिक्षा। ऑप्शन बी जाति, धर्म, वर्ग या किसी भी प्रकार के वंचित बालकों की सामान्य शिक्षा। ऑप्शन सी विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की विशेष शिक्षा। ऑप्शन सी असामान्य बालकों के लिए रोजगार परक शिक्षा। अपना राइट आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा आप लेक्चर वीडियो जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जब तक आप समावेशी शिक्षा के पूरी तरीके से आप लेक्चर वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। समावेशी शिक्षा में आपको एक वर्ड में बता रहा हूँ कि समावेशी शिक्षा उसे कहती है जो सभी को समान के साथ ले सके। सॉरी, समान का मतलब सभी को एक साथ ले जा सके, सभी को इस कक्षा में एक साथ पढ़ाएं, सभी की जो मूल्यांकन होती है एक साथ करें, सभी की एक साथ पढ़ाएं, एक ही चीज़ पढ़ाए तो सबको पढ़ाएं, एक ही तरीके से सबको महत्व दें, एक ही तरीके से सबको वैल्यू मिले। तो समावेशी समझ में आ गया। और समावेशी ये है कि विविध प्रकार के बालक भी समान वर्ग के बालक के साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त करें, एक ही साथ बैठे, एक स्कूल में एक ही तरीके से शिक्षा, एक ही करिकुलम, एक ही पाठ्यक्रम सभी होनी चाहिए। तो चलिए अभिप्राय का मतलब होता है क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, उसके बारे में अपनी डिटेल बताएं। तो ये हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। ऑप्शन रहता है केवल विकलांग बालकों की सामान्य शिक्षा। आपको मैं बता दूं केवल कभी नहीं। समावेशी जहाँ बात आ रही है, समावेशी मतलब होता है सभी। समावेशी का मतलब होता है सभी। एक मिनट को मैं इस तरीके से कर दूं। समावेशी मतलब होता है सभी वर्ग के बालक सभी तरीके से, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो स्वस्थ हो, चाहे वो अच्छे हो, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो अपराधी हों, चाहे वो गरीब अमीर छोटे बड़े, किसी को नहीं समझना। समावेशी का मतलब होता है सभी का समान। मैंने क्लियर कर दिया। अभी आप आते हैं यहाँ पे केवल की बात आई है, केवल समावेशी में आएंगे नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की विशेष, क्या हम सिर्फ विशिष्ट आवश्यकता वाले को बच्चे के लिए, जो होनहार बच्चे क्या उसी को ही कक्षा में विशेष शिक्षा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समावेशी कहती है, एनसीएफ का कहना है समावेशी शिक्षा के आधार पर सबको समान शिक्षा देना, ये भी गलत। अब आते असामान्य बालकों के लिए रोज परक, असामान्य बालकों के लिए रोजगार प्राप्त करना और सामान्य बालकों को लेकर बेरोजगार बना देना, ये भी गलत है। ये तीनों क्वेश्चन गलत है। इसका मतलब यह हुआ आपके राइट आंसर है ऑप्शन बी, जाति, धर्म, वर्ग या किसी भी प्रकार से वंचित बालकों की सामान्य शिक्षा। किसी प्रकार से पिछड़े वंचित बालकों, चाहे उसकी जाति नहीं देखेंगे, उसका धर्म, उसके आकार, साइज, बॉडी, हाइट, रंग, रूप, पहना और कुछ भी नहीं देंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ नहीं देखना हमको। समावेशी शिक्षा कक्षा में पेश करना है तो जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी इस तरीके से वंचित बालकों को सामान्य शिक्षा दे पाएंगे। मैंने आपको समझा दिया। आप कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो में कितना सीखे, आपने कितने क्वेश्चन लगाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस वर्ष स्वीकृत की गई? आपके लिए यह क्वेश्चन मैं छोड़ता। क्वेश्चन नंबर 12
आपके लिए मैं ये छोड़ के जाता हूँ। आपको और आंसर कमेंट बॉक्स में आपको ये आंसर बताने हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस वर्ष स्वीकृत किया गया? फरवरी 1986 को, मार्च 1986 को, अप्रैल 1986, मई 1986। आपके लिए 4 ऑप्शन मैं छोड़ दे रहा हूँ, आपको कमेंट में बताना है इसका राइट आंसर। जो पहले सबसे पहले 10 स्टूडेंट कमेंट करेंगे उसका नाम मैं अगले वीडियो में लूँगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होना चाहिए? एक आइडियल शिक्षक जो होंगे उनमें से क्या गुण हो सकते हैं? ऑप्शन ए, कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी नहीं करना। ऑप्शन बी, कक्षा में बालकों के बीच जातिवाद की भावना को पैदा करना। ऑप्शन सी, अनुसूचित जनजाति के बालक को नीची जाति का समझना। ऑप्शन डी, अपने शिक्षण विधियों में कठिनाई बदलाव नहीं करना। चलिए अपना आंसर लगाइए। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते, आंसर देख लेते क्या है। एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होने चाहिए? आप एक शिक्षक है, आदर्श शिक्षक है, आदर्श है, आइडियल शिक्षक है सभी बच्चों के लिए। उसमें क्या गुण होंगे तभी आदर्श हो सकते हैं? आदमी गुण से बेहतर होते हैं, अपनी औकात से नहीं, अपनी हाइट से नहीं, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से नहीं। उससे गुण कितने होते हैं? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, आप एक टीचर हैं, टीचर को सबसे पहली गिनती अगर टीचर में कोई मूल्यांकन की जाती है उसकी गुण से निहित मूल्यांकन की जाती है। स्टूडेंट को भी हालांकि उनसे गुण से निहित चिन्हित की जाती है, लेकिन सबसे पहले टीचर को उसके गुण से चिन्हित की जाती है। चलिए क्वेश्चन देख लें। कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी नहीं करना, ये सही हो सकते हैं, अभी नहीं कहा मैंने, होंगे, हो सकते हैं। कक्षा में बालकों के बीच जातिवाद की भावना पैदा करना, आप एक शिक्षक होने के बाद में किसी तरीके से आप जातिवाद की भावना नहीं पैदा करेंगे, उससे बालक में हीन भावना पैदा होगी, जिससे बालक एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे और ईर्ष्या कभी भी शिक्षा में नहीं आ सकती, आप एक बिल्कुल जानते हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी, अनुसूचित जनजाति के बालक को नीच जाति का समझना, ऐसा कैसे हो सकता है? शिक्षा सभी को समान अधिकार देता है, अनुसूचित जाति वाले बालक को नीची कैसे बता सकते हैं? शिक्षा सभी को बराबर अधिकार देता है, नीची हम कैसे बता सकते हैं एक शिक्षक होने के नाते? ये क्वेश्चन 100% गलत है, कभी जिंदगी में ये क्वेश्चन सही हो ही नहीं सकते। अपनी शिक्षण विधि में कोई बदलाव नहीं करना, यह नेगेटिव टैग वर्ड है। जहाँ नहीं हो, जातिवाद की भावना खराब हो, नहीं हो, इस तरीके से भावना गलत आते हैं। अपनी शिक्षण विधियों में कोई बदलाव नहीं करना, ऐसा नहीं है कि हम हर साल विद्यार्थी हमारे बदलते आते हैं, हम एक ही शिक्षण विधि लगातार सभी बालक पर थोपे। कोई बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा, कोई बच्चा किस तरीके से समझता है, कोई बच्चा खेल विधि समझता है, कोई बच्चा कहानी विधि समझता है, कोई बच्चा किताब से पढ़ना चाहता है। तो अलग अलग विधियाँ, आप एक शिक्षक होने के नाते सभी बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपनी शिक्षण विधियों में बदलाव करें। अगर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कोई स्टूडेंट अगर आपके स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे अपनी बातों को, तो आप क्या करेंगे? आपको ऑप्शन रहेंगे अपनी शिक्षण विधियों में बदलाव करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपनी शिक्षण विधियों में बदलाव करके, अपनी टेक्निक को बदलाव करके, अपने तरीकों को, पढ़ाने के तरीकों को बदलाव करके आप टीचर स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन तो ए, बी गलत, सी गलत, डी गलत। ऑप्शन राइट है। कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी नहीं करना, उससे क्या होगी? क्योंकि बच्चों में हीन भावना की भावना पैदा नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन ए, कठोर अनुशासन। ऑप्शन बी, पारिवारिक संघर्ष। ऑप्शन सी, उनकी जाति। ऑप्शन डी, सहानुभूति पूर्ण व्यवहार। चलिए अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहते हैं एक बार देख लेते हैं। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक नहीं है। बालक के जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें बाधा नहीं डाल पाएगा। कौन नहीं डाल पाएंगे? कठोर अनुशासन, ये तो कठोर की बात है, सीधा नेगेटिव है, हो ही नहीं सकता। कठोर अनुशासन, बालक को धोपना, डराना, धमकाना, ये तो कठोर अनुशासन है। बालक में क्या कहता है, मानसिक स्वास्थ्य, ये तो बाधा डालेंगे।
पारिवारिक संघर्ष, परिवार में अगर आपके संघर्ष हो रहे हैं, परिवार गरीबी से जूझ रहा है, परिवार में झगड़े होते हैं, परिवार में मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, परिवार में शोरगुल होते हैं, तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य में हानिकारक पहुंचेंगे। उनकी जाति, अगर जाति के बारे में हम लगातार किसी को विशेष वर्ग, किसी को निचले वर्ग, किसी को इस तरीके से हम करेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों के लिए इस तरीके से जो हम कक्षा में करेंगे या कक्षा से बाहर करेंगे या घर में समाज में करेंगे, तो बालक की मानसिक स्वास्थ्य में बाधा पहुंचेंगे। ये भी नहीं तो सहानुभूति व्यवहार, बालक को आप किस तरीके से व्यवहार पेश करेंगे, सहानुभूति व्यवहार से बालक के स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य में बाधा नहीं पहुंचती है। बालक कोई कार्य अगर गलती भी कर देती है तो उनको समझाना चाहिए, उसे डराना नहीं चाहिए, उसे डर नहीं दिखानी चाहिए। उससे क्या होती है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा पहुंचती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको आज बता रहा हूँ कुछ। स्कूल टीचर एकेडमी को सबसे पहले मैंने कहा कि आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें जो दोस्तों के साथ। सी टेट, यूपी टेट, आप जो भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी इस स्पेशल टेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एस टेट आने वाली है, जे टेट अभी आने वाली है, सबके कंप्लीट नोट्स के लिए आपको बुक नहीं खरीदनी। बहुत सारी बुक मार्केट में है, बुक नहीं खरीदनी, क्योंकि मैंने सभी बुकों का निचोड़ आपके लिए तैयार किया। 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके आपको मैं व्हाट्सअप कर देना, वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएंगे बहुत ही कम कीमत पे आपको सारे बुक के खर्चे बच जाएंगे और आप अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो पाएंगी। तो इसके लिए थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।